Hello everyone and namaste. I'm Shiny Gupta and welcome to my channel The Shining Stars. तो कैसे हैं मेरे सब शाइनिंग स्टार्स? अच्छे हैं? ओके देखो, आपको पता है कि जो हमारा JKSSB का एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन हो गया है ना, एंड इट इज़ नाउ टू बी कंडक्टेड आफ्टर 20th of Feb 2022 ऑब्वियसली. तो आप अपना मोरल डाउन नहीं करना है, आपको टाइम मिल गया है और प्रैक्टिस करने के लिए. तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से स्टडीज़ कीजिए, और जैसे ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो. ठीक है, जितने ज़्यादा MCQs आप सॉल्व करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस भी होगी और उतने ही अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे. क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब आप MCQs सॉल्व करते हो ना तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको सिमिलर लगते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन जो होते हैं ना वो सिमिलर आए होते हैं, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि भाई इसका ऑप्शन यही आएगा. ठीक है, तो काफ़ी सारी नई चीज़ें आप सीखते हो विद द हेल्प ऑफ MCQs. सो अपना बेस्ट दो, प्रिपेयर करो अच्छे से. और आज हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में. ठीक है, जो मेरे लास्ट 2 लेक्चर्स है यूनिट 5 पे वो अपलोड हो गए हैं. अगर जिन्होंने नहीं देखे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 2 लेक्चर्स, वो प्लीज़ पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए और उसके बाद इस लेक्चर नंबर 3 पे आइए ऑफ यूनिट 5. ठीक है, दैट इज मीडियन. ठीक है, तो आज हम मीडियन स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे इस पे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज पे हम कंप्लीट कर दें, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोड को भी कंप्लीट कर दूंगी. ठीक है, तो इन 2 लेक्चर्स में हमारा यूनिट 5 कवर हो जाएगा और उसके बाद मैं MCQ सीरीज लेकर आऊँगी इसी यूनिट की. ठीक है, तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs मुझे लगेगा और ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ठीक है, तो वो सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगी. ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं मीडियन के साथ. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वी हैव 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है, जो हमारा मीन था, ठीक है, वो अलग से हो गया, वो मैथमेटिकल एवरेज में इंक्लूड किया जाता है. और ये जो मीडियन एंड मोड है ये हमारे पोजिशनल एवरेजेस में काउंट किया जाता है. ठीक है, सो बोथ मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड एज पोजिशनल एवरेजेस. यू कैन मेंशन इट. ठीक है, नोट इट डाउन. मीडियन भी पोजिशनल एवरेज काउंट होता है और जो आपका मोड है इट इज़ ऑल्सो पोजिशनल एवरेजेस, क्योंकि पोजीशन के बारे में बताते हैं. ठीक है, लेकिन जो आपका मीन है वो मैथमेटिकल एवरेज है. ठीक है, उसको हम कैलकुलेशंस की हेल्प से वहाँ से एक वैल्यू निकाल कर आते हैं और उसमें मुझे डेटा को अरेंज करना नहीं रहता है. ठीक है, इसलिए वहाँ पे मैथमेटिकल एवरेज, बट यहाँ पे हम डेटा को अरेंज करते हैं बोथ इन द केस ऑफ मीडियन एज वेल एज मोड. क्लियर? तो आज हम मीडियन स्टडी करते हैं. व्हाट इज मीडियन नाउ? देखिए, इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए जब भी मीडियन आता है ना, इनफैक्ट मेरे ऑफलाइन बैचेस में भी ये चीज़ें जो मिस्टेक्स हैं वो स्टूडेंट्स ने कमिट करी हैं. मीडियन क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू होती है. आपके पास एक सीरीज दी है, उस सीरीज की एक मिडल मोस्ट टर्म को हम मीडियन कहते हैं. इतना ही नहीं, वो तब हम मिडल वैल्यू को हम मीडियन तब कहेंगे जब मैंने उस पूरी सीरीज को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. ठीक है, तब दैट मीन्स सबसे पहली प्रायोरिटी है कि मुझे अपने सीरीज जो भी मुझे डेटा, जो भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हैं, आई हैव टू अरेंज दैट वेरी पर्टिकुलर सीरीज इनटू ईदर असेंडिंग और इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, देन द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ दिस होल सीरीज विल बी कंसिडर्ड एज माई मीडियन. ठीक है, तो जैसे सपोज करो अगर मुझे ये सीरीज दी है, कुछ कह रहे थे कि कलर पेन्स यूज़ करो, तो चलिए आज चलते हैं. 2, 4, 6, 8 एंड 10. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी डेटा जो है वो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही रखा है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे 2, 6, 8, 4 एंड 10. ठीक है, ये मेरे पास जो है ऑब्जर्वेशंस मुझे दी गई हैं. ओके, मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं ये वाली 2, 6, 8, 4 एंड 10. अगर इसके हिसाब से मैंने बोला मिडल मोस्ट वैल्यू, मिडल मीन्स जो सेंटर वाली वैल्यू. आप देखो यहाँ से अगर मैं 2 ऑब्जर्वेशंस ये वाली हटाऊँ, 2 ऑब्जर्वेशंस ये वाली हटाऊँ, तो मिडल वैल्यू आ रही है मेरी 8. ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या होगा? 8 मीडियन होगा? नहीं, ऐसे नहीं करना है. सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि हमें अपने डेटा को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या तो हम डिसेंडिंग. असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा,
डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा, ठीक है। तो चाहे आप छोटे से बड़े पे जाओ, चाहे बड़े वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आओ, तो आपका आंसर एक ही निकल के आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 वैल्यूज छोड़ूं और यहाँ से 2 वैल्यूज छोड़ूं, देखो मेरा मीडियन निकल कर आ रहा है 6, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट वे है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द सीरीज ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन डिवाइड द होल सीरीज इनटू 2 हाफ्स। यहाँ से भी आपने हाफ निकाल दिए, यहाँ से भी हाफ निकाल दिए, तो देखो बीच में एक ही वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। सो ये जो मिडल मोस्ट वैल्यू है, ये पूरी सीरीज को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, इसलिए इसे हम मीडियन कहते हैं और पोजीशनल एवरेज कहते हैं, क्योंकि पोजीशन बता रही है कि भाई थर्ड आइटम जो है आपकी सीरीज का वो मीडियन है, ठीक है। तो इतना ही है मीडियन में कि मीडियन क्या है, मिडल मोस्ट वैल्यू है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, इट इज द मिडल मोस्ट वैल्यू when observations are arranged either in ascending or descending order, ठीक है। it divides the whole distribution into 2 equal halves, ठीक है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। अब सेम वे यहाँ पे भी इंडिविजुअल सीरीज से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रीट सीरीज से और कॉन्टिन्यूस सीरीज। मोस्टली जो होते हैं वो इंडिविजुअल सीरीज के ही क्वेश्चंस होते हैं, और अगेन अगर सीरीज है तो उसके साथ साथ उसके फॉर्मूलेज भी होंगे। अब क्या होता है कि जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस करते हो ना, तो आपकी सीरीज हो सकता है ऑड नंबर में हो या इवन नंबर में हो। ऑड नंबर के लिए अलग फॉर्मूला है, इवन नंबर के लिए अलग फॉर्मूला है। ये फॉर्मूलेस तो आपको याद रखने ही रखने हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, तो आपको अवॉइड करने हैं, कम से कम फॉर्मूलेस यूज़ करो, अपना ब्रेन हमें ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि हमें कैलकुलेशंस भी अवॉइड करनी है, ब्रेन से कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस ना माइंड में ही फ्रेम करें, ठीक है। अपने ब्रेन में फ्रेम करें और उसकी हेल्प से ही हम सॉल्व करने की कोशिश करें, पेपर कम यूज़ करें, ठीक है। अपनी कैलकुलेशंस को मिनिमाइज करें सो दैट कि मेरा टाइम सेव हो जाए। दैट इज़ माई मेजर मेन प्रियोरिटी, कि मेरा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके, सो दैट कि मैं उस टाइम को अपने टफ क्वेश्चंस में, जो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए हो सकता है मे बी ये टफ है, या जहाँ पे मुझे ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे मैं यूटिलाइज कर पाऊँ, ठीक है। तो फॉर्मूलेस हो सकता है आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला भी पूछा जाए कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इन द केस ऑफ ऑड इवन सीरीज, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चंस पे आई है आपकी टर्न, फिर कोशिश करो कि सीधे जो अभी मैं टेक्निक बताऊंगी उसी टेक्निक की हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो देखते हैं पहले फॉर्मूला क्या है। देखो, जब भी आपके पास ऑड सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे, देखो मैंने फॉर्मूलाज ऑड और इवन सीरीज के अकॉर्डिंगली ही मेंशन किए हैं। जब ऑड सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे तो फॉर्मूला है साइज ऑफ द n+1 डिवाइडेड बाय 2nth आइटम, ठीक है। साइज ऑफ मीन जो n+1/2 nth आइटम है आपका, इसका साइज क्या है, उसकी वैल्यू फिर आप देखोगे, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था 2, 6, 4, 8 and 10। देखो 1, 2, 3, 4 and 5, दैट मीन ये ऑड इवन सीरीज है, 5 नंबर्स है ना टोटल, तो ये किसकी सीरीज होगी, ऑड नंबर की सीरीज होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, डेटा को अरेंज करना है, 2, 4, 6, 8 and 10, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगी ये वाला n+1/2, ठीक है। n+1 मीन्स टोटल कितने नंबर है, 5 + 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 6/2, दिस इज इक्वल्स टू 3, 2 3 = 6, ठीक है। दैट मीन्स क्या आया मेरा, 3 आया। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, और आपके एग्जामिनर्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि स्टूडेंट जो है वो कहाँ तक सोच सकता है, कुछ स्टूडेंट्स कहाँ तक सोच सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत स्मार्ट है, और उन्होंने आपके जो ऑप्शंस होंगे ना क्वेश्चन में, वहाँ पे ये 3 भी लिखा होगा। तो जैसे ही आप ये 3 वैल्यू लिखोगे ना, ये 3 आंसर नहीं है, ये आपका थर्ड आइटम चेक करना है आपने। आप देख रहे हो ये आइटम है, दिस आइटम, साइज ऑफ दिस आइटम, ठीक है। तो ये जो थर्ड आइटम है, ये आपको इस सीरीज में चेक करना है कि इस सीरीज में मेरा थर्ड आइटम क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप थर्ड आइटम चेक करोगे अपनी सीरीज में, यहाँ पे देखो, जब आपने अपने डेटा को अरेंज कर लिया उसके बाद, ना कि यहाँ पे नहीं देखना आपको, बल्कि देखना है यहाँ पे, ठीक है।
तो मैंने अपना आइटम यहाँ पे चेक करूँगी तो थर्ड आइटम मेरा आ रहा है यहाँ पे, तो अगेन आया ना 6 ही मेरा, तो 6 इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। क्लियर? तो इस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ये तो होगी फॉर्मूले की बात, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो आपने डायरेक्टली यहाँ से 2 वैल्यू छोड़ी, यहाँ से 2 वैल्यू छोड़ी, बीच में एक ही वैल्यू बचेगी, तो वो आपका मीडियन होगा। लेकिन तब जब आपने अपने डेटा को पहले अरेंज करना है, इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑड सीरीज के। अब इवन सीरीज का भी फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, जस्ट आई एम डिस्कसिंग योर दिस फॉर्मूलाज। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इन द केस ऑफ इवन सीरीज? लेट अस सी। देखो, अब इवन सीरीज क्या कहती है कि एवरेज लेना है ऑफ 2 आइटम्स लाइंग इन ईदर साइड ऑफ n+1/2। सबसे पहले हमारा वही स्टेप है, ये n+1/2 तो हम करेंगे ही करेंगे, बोथ इन इंडिविजुअल सीरीज एज वेल एज इन डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ से भी आप देख सकते हो ना कि मैंने यही चीज़ यहाँ पे भी किया है। तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा यही रहेगा, ऑड सीरीज वाला। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होगा? इवन सीरीज के केस में अगर आप देखो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गई इवन सीरीज, 3 और 3। अब आप देख रहे हो बीच में तो कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे, एक नंबर अलग से नहीं। ऑड की सीरीज में डायरेक्टली एक सेंटर में एक आइटम जो वो मेरा लेफ्ट आउट रह जाएगा, उसके इधर भी इक्वल नंबर्स होंगे और उसके राइट हैंड साइड भी सेम नंबर्स, सेम नंबर्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड विल बी द सेम। ठीक है, तो सेंटर में एक नंबर बचेगा इन द केस ऑफ ऑड सीरीज, तो दैट विल बी योर मीडियन। बट इन द केस ऑफ इवन सीरीज, यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ से अगर मैं इस तरह से देखूँ तो दोनों जगह खत्म हो गए, अब बीच में मुझे यही 2 नंबर बच रहे हैं। ठीक है, तो ये यही कह रहा है, ये कह रहा है एवरेज ऑफ 2 नंबर्स लाइंग ऑन ईदर साइड ऑफ n+1/2। अब n+1/2 क्या हो गया? n मीन्स n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है n इज इक्वल्स टू नंबर, क्योंकि फ्रिक्वेंसी नहीं है ना यहाँ पे, तो नंबर। ठीक है, तो कितने नंबर यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट मीन्स 6 + 1, 6 + 1 कितना हो जाएगा? 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 7/2। 7, ठीक है, 3 = 6.5। ठीक है, 7 5 2 5 = 10। तो आपके पास सीरीज थी 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, तो अब दैट मीन्स दोनों के बीच का नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे? एवरेज भी अगर हम लें, ये कह रहा है जो 3.5 आइटम होगा ना, दैट विल बी योर मीडियम। ठीक है, तो 3.5 आइटम कौन सा आ रहा है? दैट मीन्स 2, 1 दिस, ये हो गया थर्ड आइटम, और अब फोर्थ और थर्ड आइटम के बीच की वैल्यू, दैट विल बी योर मीडियन। तो दैट विल बी मीन्स एवरेज हम निकालेंगे इन दोनों का। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से यही हो गया, n+1/2 मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 6, 6 + 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 7/2। 7/2 गिव्स मी 3.5 आइटम। ठीक है, तो 3.5 मीन्स 3 और 4 के बीच वाली वैल्यू। ठीक है, थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम के बीच वाली वैल्यू। तो बीच वाली वैल्यू कौन सी आ रही है यहाँ पे? 7। अंडरस्टूड है। ठीक है, 6 और 8 के बीच में 7 ही लाई करेगा, 6, 7, 8। अदरवाइज मैं क्या करूँगी, इन दोनों की एवरेज लूँगी। तो एवरेज कैसे लूँगी? 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, दैट मीन्स 14/2, तो 2 7 = 14। देखो इस तरह से करते हो तब भी आपका 7 आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली देख रहे हो तो ब्रेन आपने यूज़ करना है। ठीक है, ट्राई नॉट टू कैलकुलेट मोर एंड मोर। ठीक है, जस्ट अपना ब्रेन को यूज़ करो और अपने ब्रेन से ही कैलकुलेशंस करो और जल्दी से जल्दी आंसर दे दो। ठीक है, ये अभी मैं जस्ट आपको फॉर्मूलेस डिस्कस कर रही हूँ, उसको मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा रही हूँ। अभी हम एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस पे अच्छे से। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है, ये भी आप देख सकते हो। सबसे पहले n+1/2 कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वैल्यू चेक करेंगे और उस जो भी वैल्यू हमारी n+1/2 को कैलकुलेट करके आएगी वो वैल्यू हम चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में।
तो वो वैल्यू जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उससे बड़ी वाली वैल्यू चेक करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारी एक्स वैल्यू होगी दैट विल बी योर मीडियन। और कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो है ये। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स एग्जाम ऑफ द शाइनिंग स्टार्स एकेडमी आर, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द मीडियन। तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, ये देखो ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस आ गई, दिख रहा है ना सबको आराम से, ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस है। तो ये ऑब्जर्वेशन में डायरेक्टली नहीं आपको करना है कि मैं, अगर ये ऑड सीरीज है, देखो 15 है, दैट मीन्स 15 इज योर ऑड नंबर ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से छोड़ी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 7 यहाँ से छोड़ी, बीच में एक ही नंबर आ रहा है 83। तो आप बोलोगे 83 मेरा मीडियन है, नो, ये गलत हो जाएगा अगर आप इस तरह से डायरेक्टली करोगे ना। और मोस्टली सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली ही मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और अगेन मैं बता रही हूँ ना कि जो आपके एग्जामिनर, जो पेपर सेटर है, वो बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि मैंने क्या क्या ऑप्शंस डालने हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी दिमाग में आया और डाल दिया, नहीं, उसको पता है स्टूडेंट कहाँ कहाँ सोच सकता है, उसके अकॉर्डिंगली वो सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये 83 भी दिखेगा आपके ऑप्शंस में, आपको जो आप n+1/2 कैलकुलेट करोगे ना वो भी वैल्यू दिखेगी आपको, और एग्जैक्टली जो आंसर आप मीडियन निकाल के आपका आएगा जब आप अपने डेटा को अरेंज करते हो वो भी दिखेगा, या फिर हो सकता है नन ऑफ दीज हो एक ऑप्शन, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से पहले अपने एक ही दिमाग में टेक्निक याद रखनी है, सबसे पहले डेटा को अरेंज करना ही करना है। मीडियन के केस में तो डेफिनेटली आपको डेटा अरेंज किए बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में फ्रेम करना ही करना है, बिठा के रखना है अपने ब्रेन में कि सबसे पहले मीडियन का क्वेश्चन जब भी आता है, बट दिस इज ओनली इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। जब भी आपको इंडिविजुअल सीरीज आए तो सबसे पहले आपको अपना डेटा अरेंज करना ही करना है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट प्रायोरिटी कंडीशन, ठीक है। आपको बाय हुक और बाय क्रुक ये आपको स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद कई बार कोइंसिडेंस होता है कि रॉ डेटा में भी मीडियन वही निकल के आता है और जब आप डेटा को अरेंज करते हो तब भी वही मीडियन निकल के आता है। तो इट्स जस्ट ए कोइंसिडेंस, ऐसा नहीं है कि वो मैम ऐसे भी तो यही आया वैसे भी यही था, तो वो कोइंसिडेंस हो सकता है कभी कभी, ठीक है, बट नॉट इन ऑल केसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज द डेटा इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके भी बताया और मैं आपको डायरेक्टली भी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस डेटा को अरेंज कर लिया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। आप चाहे असेंडिंग में करो डिसेंडिंग में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे मैं यहाँ से राइट टू लेफ्ट देखूँ तब भी मेरा आंसर सेम है, चाहे मैं लेफ्ट टू राइट देखूंगी तब भी मेरा आंसर यही निकल के आएगा, ठीक है। ओके, देखो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, अपने डेटा को अरेंज कर लिया। तो ये वैल्यूज थी, रॉ डेटा था, अब मैंने उसको अकॉर्डिंग टू मीन्स मैंने एरे डेटा बना दिया इसका, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला क्या कह रहा था, n+1/2th आइटम, ठीक है। तो वो भी मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, n+1 मीन्स कितने आइटम्स थे, 15 आइटम्स ना, तो 15+1/2th आइटम, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 16/2, 16/2 इज 8th item, that means 8th item of this series will be your median, not 8 आपका आंसर नहीं है, 8 आंसर नहीं है, ठीक है, ना ही 83 आंसर है। 8th आइटम जो आपका इस सीरीज का होगा ना, जो ये वाली सीरीज का जब आपने डेटा को अरेंज किया, तो इस सीरीज का जब आप डेटा को अरेंज कर रहे हो तो उस सीरीज का जो होगा मिडल मोस्ट टर्म दैट विल बी योर मीडियन। तो इस सीरीज का अब देखना है आपको कि मिडल मोस्ट वैल्यू क्या निकल के आती है, ठीक है। तो ये कह रहा है 8th आइटम कौन सा है, लेट अस सी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ से छोड़े, अब 1, दैट मीन्स 8th आइटम आया ये वाला 37, दैट मीन्स 37 विल बी योर मीडियन। 8th वैल्यू यही आ रही है ना, ठीक है। तो ये करना है, ये तो हो गया फॉर्मूला को कैसे यूज करना है आपने। अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर आपको क्वेश्चन आता है 7 आइटम सीधे यहाँ से छोड़े, यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड से भी
राइट हैंड साइड से भी 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ से भी 7 आइटम्स छोड़ते हो ना तो सेंटर में एक ही वैल्यू निकल के आएगी और वो वैल्यू आपका मीडियन होगा. तो यू कैन यूज बोथ द वेज. ठीक है, अगर सिर्फ क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा फिर आपको वो याद रखना है. अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं ना, प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का कि अभी कितने सारे क्वेश्चन रहते हैं, टाइम कम रह गया है, फटाफट से मुझे कर. तो कई बार आता होता है हमें पता है कि ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके बाद हमें ये नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन कई बार जल्दी जल्दी में ना हम भूल जाते हैं. ठीक है, तो वो नर्वसनेस की वजह से ना हम सही क्वेश्चन को भी कई बार गलत मार्क कर देते हैं. मोस्टली सबके साथ होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी होता है. ठीक है, घर आके याद आता है ओ शिट यार ये तो मुझे पता था, मैंने फिर भी जानते बूझ से मैंने क्या मतलब सिली मिस्टेक कर दी और मेरे नंबर कट गए. ठीक है, तो इन चीज़ों को इस तरह की सिली मिस्टेक्स को ना अवॉइड करने के लिए हमें नेक्स्ट टेक्निक का यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए. तो अगर मैं डेटा को अरेंज करने के बाद 7 आइटम्स यहाँ से हटाऊँ तो अंडरस्टूड है बीच में एक ही वैल्यू, तो मेरे पास दो राह ही नहीं है कि ये वाला 8 आइटम जो होगा ये आंसर होगा, ये आंसर होगा. ठीक है, अंडरस्टूड है कि डेटा को अरेंज करने के बाद जो सेंटर मोस्ट टर्म होगी दैट विल बी माई मीडियन. इनफैक्ट यही मीडियन की डेफिनेशन है. ठीक है, सो आई रियली होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. सो देखो 37 जो मार्क्स है ये मेरे पास क्या आ गया, मीडियन निकल के आ गया. क्लियर? ओके, देखो एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं. हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एज. ये आपके पास देखो मार्क्स दिए हैं. ठीक है, तो मार्क्स देने के बाद मैंने सबसे पहले क्या किया, डेटा को अरेंज कर लिया. तो आपको मीडियन फाइंड आउट करना है. तो मीडियन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि डेटा को अरेंज करना है आपने. तो डेटा को अरेंज किया. ठीक है, उसके बाद आपने देखना है सेंटर मोस्ट टर्म. कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, दैट मीन्स 7 मीन्स ऑड नंबर है ना. तो अगर आप यहाँ से देखोगे 3 यहाँ से छोड़े 3 यहाँ से छोड़े, दैट मीन मेरा कितना आ रहा है 142. बट 142 जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा. जब मैंने डेटा अरेंज किया, अब मैंने देखो यहाँ से 3 छोड़े यहाँ से 3 छोड़े, तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आ रही है 145. ठीक है, तो 145 इज माई मीडियन. क्लियर? आई रियली होप यू आर अंडरस्टूड विद दिस. अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करती फिर मेरा क्या होता, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो 7 + 1 इज इक्वल्स टू 8. 8/2. 8/2 गिव्स मी 4th आइटम ऑफ द सीरीज. ठीक है, दैट मीन्स सीरीज का जो 4th आइटम होगा वो मेरा मीडियन होगा. तो 4th आइटम कौन सा आ रहा है, 1 2 3 एंड 4. दैट मीन्स अगेन 145. तो आपको जो सूटेबल लगता है, आपको लग रहा है कि यार नहीं फॉर्मूला मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, फॉर्मूले की हेल्प से मुझे इजी समझ आ रहा है, तो आप ऐसे करिए. लेकिन अगर आपको डायरेक्टली कर रहे हो तो वो ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, तो यू कैन यूज़ बोथ दी वेज इन विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद. ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर इंडिविजुअल सीरीज. नाउ ये है अब इवन सीरीज का केस, वो हमने पढ़ा ऑड सीरीज का. अब हम बात करते हैं इवन सीरीज होगी तो फिर कैसे होगा, जो कि मैं आपको ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे. अब देखो अगेन यहाँ पे क्या किया है, 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए. दैट मीन्स 8 इज व्हाट, इवन सीरीज. ठीक है, ये मार्क्स आ गए आपके पास, तो आपको फाइंड आउट करना है मीडियन. तो कैसे करोगे, सबसे पहला स्टेप क्विकली आपके दिमाग में आ जाएगा, या फटाफट से अरेंज करो डेटा को. तो आप मेरे साथ साथ अपने नोटपैड खोलिए और वहाँ पे भी आप फटाफट साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो. देखो साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, अगर आप साथ साथ सॉल्व करते हो ना, देखने से नहीं स्टैटिस्टिक्स आएगा. ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो. समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रैक्टिस करना, वो आपको ही करना पड़ेगा. तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में भी बैठेंगे. ठीक है, तो ट्राई टू अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चंस इधर फॉर 4 और 5 टाइम्स. ठीक है, ये मैं सभी स्टूडेंट्स को कहती हूँ. इनफैक्ट जिनका मतलब जिनको बड़ा फोबिया रहता है ना, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, वो जो वीक, जिनको लगता है कि हम बहुत वीक हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये मैं उन स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि सेम क्वेश्चन को आप 4 to 5 अटेम्प्ट्स दो. सेम
पैटर्न का एक क्वेश्चन लो और उसी को 4 से 5 अटेम्प्ट से, फिर देखो आप दूसरा क्वेश्चन लोगे ना, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखना 110% यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है, सो जस्ट ट्राई दिस टेक्निक, आई नो यू विल सक्सीड. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इवन सीरीज क्वेश्चन. ओके, ये हमारे पास आ गया रॉ डेटा. सबसे पहला स्टेप क्या है, डेटा को अरेंज कर दिया मैंने. ठीक है, अब डेटा को अरेंज कर दिया. फॉर्मूला क्या कह रहा था, फॉर्मूला कह रहा था पहला स्टेप कि भाई आइटम देखो कौन सा नंबर आइटम आ रहा है, तो n+1/2 किया. अब ऑड नंबर मिल जाएगा 8+1/2. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 9/2. अगर मैं 9/2 को डिवाइड करूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, दैट मीन्स 4.5 आइटम जो है सीरीज का, वो मेरा जो होगा वो आंसर होगा, वो मेरा मीडियन वैल्यू होगा. तो 4.5 कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, दैट मीन्स इन दोनों की बीच की वैल्यू. ठीक है, तो इन दोनों की बीच की वैल्यू को एवरेज लेना पड़ेगा. अब 71 और 72 के बीच में अंडरस्टूड है, क्या आएगा, 71.5. ठीक है, तो 71.5 विल बी माई मीडियन. ये तो हो गया सिंपली इंस्पेक्शन से, आपको ब्रेन की हेल्प से कैलकुलेशंस किया आपने. ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूले की हेल्प से आप कैसे करोगे, फॉर्मूले की हेल्प से आप कैसे करोगे, आया 4.5 आइटम है ना. फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये तो था फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप था कि एवरेज लेनी है मैंने 4 और 5th आइटम की. ठीक है, क्योंकि 4 और 5th के बीच में ही 4.5 लाई कर रहा है. तो 4th आइटम कौन सी है, 71, और 5th आइटम कौन सी है, 72. तो 71 + 72/2 करूंगी तो दिस इज इक्वल 70. 7 7 140, 142 एंड 143. 143 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. तो दिस इज इक्वल्स टू 71.5. ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके भी मेरी वैल्यू आ रही है 71.5. और अदरवाइज अगर आप देखो डायरेक्टली भी मैंने आपको बता दिया है. अब आपकी मर्जी है, आप फॉर्मूला की हेल्प से आप करते हो तब भी आप कर सकते हो. डायरेक्टली देखो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा. ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे 2 स्टेप्स देने हैं. पहले ये कैलकुलेट करोगे, फिर ये कैलकुलेट करोगे, उसके बाद यू विल गेट द राइट आंसर. बट अगर आप डेटा को अरेंज कर लेते हो, इसी स्टेप में ही आपको पता चल जाएगा. यहाँ से 3 वैल्यूज़ निकाली, यहाँ से 3 वैल्यूज़ निकाली, बीच में बची 2 वैल्यूज़, इन दोनों के बीच की वैल्यू आ रही है 71.5. अदरवाइज इन दोनों का मीन निकाल लो. ठीक है, एवरेज मीन एक ही बात है, तो इन दोनों का मीन निकाल लो तो आएगा 71.5. और अगर मीन भी नहीं निकालना है, ऐसे ही पता चल जाएगा कि 71 और 72 के बीच में क्या आ रहा है, 71.5. ठीक है, तो इस वे में आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रीट सीरीज. अब डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन अंडरस्टूड है ना अब आपको. अब एक्स वैल्यूज के साथ साथ फ्रिक्वेंसीज भी आ गई, तो बन गई मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज. तो ये डिस्क्रीट सीरीज है और इसको आपने इसका मीडियन निकालना है. ठीक है, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे, अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमेशा नेक्स्ट स्टेप होगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. अब जिनको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यूनिट 4 में नहीं समझ आया था, और इनफैक्ट वहाँ पे मैंने ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लिया था उसको समझाने में, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को वहाँ पे मिस हुआ या नहीं समझ आया, यहाँ पे उनका डाउट जो है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मीन्स सक्सेसिव एडिशन ऑफ द फ्रिक्वेंसीज. ठीक है, ये जो फ्रिक्वेंसीज दी गई है ना, ये वाली, इनका जब हम सक्सेसिव एडिशन करते रहते हैं. सक्सेसिव एडिशन से मेरा क्या मतलब है कि जैसे सबसे पहले 3 है तो फर्स्ट वैल्यू तो मेरे पास 3 ही रहने वाली है. ठीक है, मीडियन के क्वेश्चन जब भी आए ना आपको, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो या कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन हो, तो दिमाग में फ्रेम हो जाए कि पहला स्टेप क्या है, मुझे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है. तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया मेरे पास, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के बिना मैं मीडियन क्लास नहीं बता सकती इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. क्लियर, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालूंगी मैं, सबसे पहली वैल्यू क्या है, 3. ठीक है, 3 सेम रहेगा क्योंकि इससे पहले तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 एज इट इज. अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये है 12, दिस इज नॉट 12. ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने डेटा को
अरेंज कर लिया, ठीक है। डेटा को अरेंज करने के बाद देखो यहाँ पे मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार बताती हूँ आपको, थोड़ा सा जूम करके देखो, दिख रहा है ना अब? ओके, देखो सबसे पहले जो डेटा था मैंने उसको यहाँ पे अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसीज थी वो भी सीरियल वाइज लिख दी, ठीक है। डेटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। फर्स्ट तो 3 मैंने बोला एज इट इज आएगी क्योंकि इससे पहली फ्रीक्वेंसी कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, 3 में मैं +12 करूंगी, ठीक है, सक्सेसिव एडिशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो 3 + 12 गिव्स मी 15। अब 15 + 18 करूंगी तो ये मेरे पास नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। सो 15 + 18 10 20 25 30 एंड 33, दैट मीन नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 33, ठीक है। अब 33 में मैं क्या प्लस करूंगी, 12, नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो 33 + 12 30 40 43 45, तो ये बन गया 45, ठीक है। अब 45 में मैं क्या प्लस करूंगी, 3। समझ आ रहा है आपको? इस वे में फिर से बताती हूँ आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली मैंने। सबसे पहली वैल्यू आ गई मेरे पास 3, तो ये आ गया 3 क्योंकि ये सेम था। उसके बाद 3 में प्लस करूंगी 12 तो मिल गया मुझे 15। फिर 15 में प्लस करूंगी 18 तो मुझे मिल गया 33। 33 में प्लस करूंगी 12 तो मुझे क्या मिला, 33 में प्लस किया 12 तो मुझे मिल गया 45। 45 में प्लस किया 3 तो मुझे मिल गया 48। तो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था ना लेस देन सीरीज का केस, कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे मैं बताया था कि टॉप टू बॉटम आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करते हो, ठीक है। और इन दी केस ऑफ मोर देन आप नीचे से ऊपर जाते हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से ऊपर जाओगे, यहाँ पे हमने टॉप से बॉटम कैलकुलेट किया, बॉटम टू ऊपर जाओगे आप, ठीक है। नीचे कौन सी वैल्यू थी, 3, तो 3 + 12 अगेन यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 + 18 सेम इस तरह से आपका, ठीक है। 15 + 18 33, 33 + 12 इस तरह से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। 45 और लास्ट में आ गया 45 + 3 48। तो 48 जो ये वैल्यूज नीचे आ रही है ये वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी। समझ आया? तो ये था मोर देन के में हम बॉटम टू टॉप कैलकुलेट करते हैं और लेस देन में हम टॉप टू बॉटम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना मैं क्या बोल रही हूँ, तो आप मेरा यूनिट 4 का जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है उसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसमें स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंदर मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो डिस्कस किया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की 2 टाइप्स थी, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। ये मैं उसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो आप मेरे वहाँ पे वीडियोस चेक कर सकते हो। अब जिनको नहीं पता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। अब अगेन वही चीज कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट n + 1/2th आइटम। n + 1/2 n, अब देखो अंडरस्टूड हो गया ब्रेन में कि जब भी फ्रीक्वेंसी आ गई ना क्वेश्चन में तो n मेरा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। अब यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होगा बल्कि n = सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे मैंने n नंबर नहीं लेना बल्कि मुझे लेना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एक चीज। और आप ये जो आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, आपको हमेशा कैलकुलेशंस आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ये भी एक रास्ता है चेक करने का कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल और इसकी लास्ट वैल्यू सेम आ रही है ना, दैट मीन्स आपने सही जो है वो एडिशन की है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी देखो 48 था और इसकी लास्ट वैल्यू भी 48 ही आई है, दैट मीन्स ये जो मैंने कैलकुलेशंस करी ये सही करी है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ओके। तो n + 1/2 कैसे आएगा, कितना था मेरा फ्रीक्वेंसी टोटल 48, तो 48 + 1/2 गिव्स मी 49। तो 49/2 करूँ तो 24.5 निकल के आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स 24.5 आइटम मुझे चेक करना है कहाँ पे, अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सीरीज में, ठीक है। अब ये मुझे कहाँ चेक करना है, अपना इस वाली सीरीज में। तो इस सीरीज में मैं चेक करूंगी कि मेरा ये जो 24.5 एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ लाई कर रही। तो आप देख रहे हो कि 24.5 वैल्यू यहाँ पे कहीं भी लाई नहीं कर रही, ठीक है। सेम वैल्यू बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि वो लाई करें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप n + 1/2 निकाला,
ठीक है, वहाँ से मुझे ये वैल्यू निकल के आ गई। सेकेंड स्टेप, ये वैल्यू मैंने देखनी है कि मेरी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ लाई कर रही है। ठीक है, वो देख लिया। अब वहाँ पे देखना है कि सेम वैल्यू तो नहीं आ रही। तो थर्ड स्टेप होगा कि मुझे ये चेक करना है कि इससे नेक्स्ट इमीडिएट बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो 24.5 से इमीडिएट नेक्स्ट जो बिग टर्म होगी वही मुझे चूज करनी है। तो 24.5 से बड़ी टर्म है नेक्स्ट इमीडिएट, दैट इज 33। कोई भी बड़ी नहीं उठानी, इन एग्जैक्टली जो 24.5 से नेक्स्ट इमीडिएट वाली है, मीन्स उसके बाद जो पहली वैल्यू आने वाली है बड़ी टर्म, वो लूंगी। तो छोटी हम नहीं लेते, हम हमेशा लेते हैं नेक्स्ट बड़ी वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट इमीडिएट वैल्यू इज 33। ठीक है, अब ये हो गया 33। अब देखो मैंने कहा ना आपका एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, आपके ऑप्शंस में 24.5 भी होगा, आपके ऑप्शंस में ये 33 भी होगा, आपके ऑप्शन में हो सकता है 18 भी डाल दे कंफ्यूज करने के लिए, और आपके ऑप्शंस में 12 भी डाल दे। तो हमेशा आपको वेरिएबल की ही वैल्यू चेक करनी है ना। तो वेरिएबल कहाँ पे है, एक्स है वेरिएबल या एफ है वेरिएबल? एक्स है, दैट मीन्स आपकी एक्स की सीरीज में आपने देखना है कि मेरी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी एक्स वैल्यू है। तो एक्स वैल्यू विल बी योर मीडियन। ठीक है, क्योंकि आपको वेरिएबल्स में बताना है कि सेंट्रल मोस्ट वैल्यू कौन सी है। तो वेरिएबल में 33 के ऑपोजिट कौन सी वैल्यू आ रही है, फिर बोलेंगे कि कलर चेंज कर लेते हैं। तो 33 के ऑपोजिट आ रही है वैल्यू 12। ठीक है, तो साफ से बता देती हूँ मैं आपको, ये मेरी आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट इमीडिएट हायर वैल्यू, और इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग लाई कर रहा है 12 नंबर। तो 12 इज माई मीडियन। तो मीडियन वैल्यू इज इक्वल्स टू 12। अंडरस्टूड? इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एज 24.5 आइटम फॉल्स इन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ 33 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 12, सो द मीडियन इज 12। क्लियर है? तो इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मूव अहेड विद योर कॉन्टिन्यूस सीरीज, और इसके साथ हम आज का ये लेक्चर जो है वो वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में अब आपको पता है ना कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी होती है, जिसमें इंटरवल्स आ जाते हैं, इंटरवल्स के साथ साथ फ्रिक्वेंसीज होती हैं। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये मेरे पास सीरीज है। ठीक है, और इस सीरीज में मुझे क्या करना है, ये सीरीज है, देखो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एक क्वेश्चन है यहाँ तक। ठीक है, ले लिया? ओके, नहीं तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे आपको मीडियन फाइंड आउट करना है इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कैसे करेंगे, अगेन मैंने आपको पहले बताया डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, नाउ यू आर अंडरस्टूड, आई होप। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 15 को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब 15 प्लस क्या करूँगी, 21 करूँगी। तो 20, 30, 35, 36 आ गया 36। अब 36 में मैं प्लस करूँगी 35, तो 36 प्लस 35, 30, 30, 60, 71, तो आ गया 71। ठीक है, अब 71 में प्लस करूँगी नेक्स्ट, मीन्स नेक्स्ट फ्रिक्वेंसीज हमने करंट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ हमने नेक्स्ट इमीडिएट फ्रिक्वेंसीज को प्लस करते जाना है, तो हमें नेक्स्ट जो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो मिलती जाएगी। इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वैल्यू कोई भी नहीं थी, तो इसलिए हमने क्या किया था, 15 लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं थी, इसलिए सेम आती, फर्स्ट वैल्यू हमेशा सेम आएगी, जो फ्रीक्वेंसी है वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ नेक्स्ट इमीडिएट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ऐड ऑन करते जाना पड़ेगा। इस तरह से हम सारी जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 71 में प्लस करूंगी 52, तो वैल्यू निकल के आई 123। 123 में प्लस करूंगी 49, तो वैल्यू निकल के आई मेरे पास 172। ठीक है, 172 में प्लस करूंगी 17, तो 17 प्लस किया मैंने तो आया वैल्यू 189। 189 प्लस 3 गिव्स मी 192। 192 प्लस 1 गिव्स मी 193।
ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक भी करना है कि क्या ये मैंने कैलकुलेशन ठीक की है। तो इंस्टेड कि आप ये सारा प्लस करो दोबारा से, नहीं, आपने क्या करना है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना इसको प्लस कर लेना है सारा। तो आप देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को प्लस करो तो ये टोटल भी मेरा 193 ही निकल के आ रहा है और इसकी लास्ट वैल्यू भी 193 ही है। दैट मीन्स मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक से कैलकुलेट किया है, तो यहाँ तक अब मुझे क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, कि मुझे मीडियन क्लास देखनी है कि मेरी मीडियन क्लास कौन सी है जिसमें मैं ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकूं। ये फॉर्मूला है मेरा कैलकुलेट करने का मीडियन का इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, L1 इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, लिख सकते हो आप लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, n/2 मीन्स पूरी सीरीज जो पूरी फ्रीक्वेंसी है उसका हाफ, क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही लेंगे n, तो पूरी सीरीज का हाफ। ठीक है, CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बट बिलो द मीडियन क्लास। ठीक है, बिलो द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द मीडियन क्लास मीन्स जो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रही हूँ मीडियन क्लास से पहले वाली, बिलो वाली, प्रीसीडिंग वाली। ठीक है, तो जो मीडियन क्लास है उससे जो छोटा वाला क्लास इंटरवल है ना पहले वाला, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे लेनी है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी है, प्रेजेंट। FP मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, एंड व्हाट इज आई इज इक्वल्स टू योर क्लास इंटरवल, मीन्स जो आपके हाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका आई, कांस्टेंट C भी लिख सकते हो, I भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू योर क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लियर। तो ये आ गया आपका फॉर्मूले में वैल्यूज क्या क्या है, लेकिन सबके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी मीडियन क्लास कौन सी है, उसके बाद ही आप ये जो है सारी वैल्यूज जो है वो आप बता पाओगे कि लोअर लिमिट कौन सी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो कौन सी है। ठीक है, प्रेजेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो तभी बता पाओगे जब आपको मीडियन क्लास का पता होगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ डू वी नो व्हाट इज द मीडियन क्लास, हाउ डू वी कैलकुलेट द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप करोगे n/2। ठीक है, n/2 मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो 193 था ना फ्रीक्वेंसी का टोटल और उसको डिवाइड किया मैंने 2 से। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 2 6 ज़ा 12 और 0.5, 2 5 ज़ा 10, तो कितना निकल के आया वैल्यू, 96.5 आइटम। देखना 96.5 आइटम। ठीक है, अब ये जो 96.5 आइटम है आप देखो कहाँ लाई कर रहा है, क्या 15, 36, 71, 123, 172, 89, 192, 193 कहाँ लाई कर रहा है। इससे छोटी वाली वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, छोटी कौन सी आ रही है 71, नहीं लेंगे, ये हम नहीं ले सकते, हम हमेशा इससे बड़ी वाली वैल्यू ही उठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इमीडिएट वाली। ठीक है, तो इससे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी आ रही है 123, दैट मीन अंडरस्टूड हो गया कि मेरी मीडियन क्लास कौन सी आ गई, ये वाली। ठीक है, तो फटाफट से ना वहाँ पे सामने लिख देना छोटा सा कि ये मेरी मीडियन क्लास है, फिर आपको ना वैल्यूज इजी से मिल जाएगी। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी जो भी गिवन वैल्यूज है ना उसको फटाफट से लिख लो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है बल्कि आपका टाइम सेव हो जाता है, आपको ना गलती नहीं लगती है। आपने पहले जो आपकी मीडियन क्लास निकल के आ गई, ये बना लिया कि ये मेरी मीडियन क्लास है, अब इसकी लोअर लिमिट कौन सी होगी, 40 लोअर लिमिट है, 50 क्या है अपर लिमिट, तो मुझे चाहिए सिर्फ लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आ गई मेरे पास 40। ठीक है, लिख लिया फटाफट, ये लिखना ही लिखना, अगर आप लिख लोगे ना आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, बच्चों की जो गलतियां होती है ना वो बच जाती हैं। ठीक है, तो आप जो सिली मिस्टेक्स कर लेते हो ना क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, वहाँ से आप बच जाते हो। ठीक है, तो ट्राई टू यूज दिस टेक्निक्स व्हाइल यू आर सॉल्विंग योर क्वेश्चन। क्लियर। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो है प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है 52, लिख लिया। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, प्रीसीडिंग वाली, बिलो वाली मीन्स छोटे क्लास इंटरवल वाली, बड़े वाली नहीं उठाओगे, छोटा वाला। ठीक है, जो आपका प्रेजेंट क्लास है मीडियन क्लास, उससे जो छोटा वाला क्लास है ना, कई बार क्या होता है सीरीज नीचे से ऊपर दी जाती है, जैसे यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो कई बार नीचे से ऊपर, तो आपने जो छोटा वाला क्लास इंटरवल होगा तब वो नीचे आ चुका होगा। ठीक है, इस तरह से 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40। इनकेस ये मेरी मीडियन क्लास है तो अब मेरी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये वाली लूँगी, ना कि ऊपर 40 to 50 वाला। ठीक है, तो ये बता रही हूँ मैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे। अब आपको प्रेजेंट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी मिल गया, ठीक है, और आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बिलो भी मिल गया, जो कि क्या है 71। ये भी हो गया। अब आपको चाहिए क्लास इंटरवल आई, वो आपको देखना है इन दोनों के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस कितना है, तो दैट इज ऑफ 10। तो आ गया आई इज इक्वल्स टू 10। 50 - 40 करो तो कितना आता है, 10 आ रहा है ना, तो 10 इज माई क्लास इंटरवल। क्लियर, मिल गई सारी वैल्यूज। अब फटाफट से इसको क्या करना है, हमने फॉर्मूले में पुट कर देना है और इसके साथ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट कितनी थी, 40 थी, पुट कर दी 40। ठीक है, तो n/2 मीन्स 193/2, जो कि 96.5 आया। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी थी 71, प्रेजेंट फ्रिक्वेंसी कितनी थी 52, क्लास इंटरवल था 10। ये वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास वैल्यू कितने निकल के आई, इन दोनों को माइनस करो तो आता है 25.5 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 10। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो वैल्यू निकल के आ रही है 0.490। 0.490 इंटू 10 करो तो 4.9 आता है। अब 4.9 को 40 के साथ प्लस करो तो दिस इज इक्वल्स टू 44.9। क्लियर, तो इस तरह से आप अपना कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहले n/2 किया, ठीक है, n/2 करने के बाद आपको एक नंबर मिल गया। वो नंबर आपने चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है, तो वो लाई कर रहा है मेरा 123। उससे बड़ी वैल्यू देखनी है, छोटी नहीं लेनी है, तो 71 नहीं लेनी बल्कि 122। तो ये बन गई मेरे पास मीडियन क्लास। यहाँ से सारी वैल्यूज मिल गई मुझे, छोटी वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये एफ पी, और साथ साथ लिख लो यहाँ पे कि ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ये एफ पी है, और ये मेरे पास लोअर लिमिट है, और इनका साइज है 10। वैल्यूज पुट की और इसको कैलकुलेशंस करी और इसकी हेल्प से मेरे पास मिल गया मीडियन। ठीक है, तो इसके साथ आपका मीडियन जो है वो कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करना है, तो ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करिए आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टूड विद ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स अंडर योर मीडियन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड स्टार्ट करेंगे और मोड के बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ MCQs सीरीज के साथ आएंगे। ठीक है, इस यूनिट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।